हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सीकर से। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार देख लो उसे। कल अपन ने पढ़ा था कि उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, उत्सर्जन कैसे होता है, और उत्सर्जन के अंदर सब बनने वाले शरीर में सबसे ज्यादा टॉक्सिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, उनका कर्म हमने पढ़ा। क्या कर्म था उसका? अमोनिया, उसके बाद में यूरिया, और अंतिम तो था यूरिक एसिड था। ये तीनों। इसका मुख्य आधार क्या था? इसका मुख्य आधार था नाइट्रोजन वेस्ट, वाटर की हानि। मुख्य आधार वाटर की हानि है, क्योंकि हमें बताया था जिसमें वाटर की हानि ज्यादा होगी वो अधिक क्या होगा, हानिकारक होगा, क्योंकि जल में, शरीर में से जल की क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है। दूसरी बात, फिर हमने पढ़ा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं जंतु जो उत्सर्जन करते हैं। तो हमने बताया 3 प्रकार के। अमोनिया हो तो अमोनोटेलिक होगा, यूरिया हो तो यूरियोटेलिक होगा, और यूरिक एसिड हो तो वो यूरिकोटेलिक होगा। फिर हमने एक चार्ट बनाया कि कौन से अमोनोटेलिक है, कौन से यूरियोटेलिक है, और कौन से यूरिकोटेलिक है। इन सब की बात की अपन ने। फिर अपन ने उसके उदाहरण लिखे। क्लियर? ये सारी चीजें अपन ने करते रहे। फिर अपन बात करते हैं कि कुछ संघ है, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, इनमें अमोनिया होता है। बाकी संघ के बारे में हमने अन्य उत्सर्जी अंग की एक टेबल बनाई, जिसमें आपको बताया फ्लेम सेल किस्म होगी, मेलपिगियन टिब्यूल किस्म होगी, नेफ्रेडिया किस्म होंगे, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड किस्म होगी। इसकी अपन ने एक टेबल बनाई थी। क्लियर? आज अपन बात करेंगे यूरिया साइकिल, यानी यूरिया हमारे शरीर में बनता कैसे है। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूरिया साइकिल। तो हेडिंग लगाइए यूरिया साइकिल, यूरिया चक्र, यूरिया साइकिल। इसके बहुत सारे नाम हैं। एक का दूसरा नाम है ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल से मतलब है कि पहला जो रासायनिक पदार्थ है, जो केमिकल है, जो यूरिया बनाने में भाग लेता है, उस पदार्थ का नाम होता है ऑर्निथीन। वो भी आपको जब साइकिल बनाऊंगा, बिल्कुल इसका क्रेब साइकिल की तरह चक्र बनाऊंगा, तो इसमें सारी चीजें आएगी। तीसरा जिस वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की उसका नाम है क्रेब्स हेंसेलीट साइकिल। क्रेब्स हेंसेलीट साइकिल, ये वैज्ञानिक है क्रेब्स हेंसेलीट। 1934 में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद में क्रेब्स साइकिल आया था 1937 में, 37 में क्रेब्स चक्र आया था। उससे पहले पहला खोजा गया वो था आपके, कौन सा था ये? यूरिया साइकिल सबसे पहले था। लीवर में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। आपसे कोई पूछ ले यूरिया साइकिल कहाँ होता है मुख्य रूप से, थोड़ा बहुत तो हर सेल में होता है, लेकिन किडनी में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होता है? लीवर में होता है। ध्यान रखिएगा। तो आपसे कोई पूछे यूरिया साइकिल किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है। दूसरी बात, हमारे अंदर जो यूरिया है, आई मीन लीवर है, लीवर सेल जिसमें यूरिया साइकिल होता है, उसका नाम क्या है? पेरेनकाइमल सेल। क्या नाम है? पेरेनकाइमल सेल। ध्यान रखिएगा, सेल का नाम क्या है? पेरेनकाइमल सेल। जैसे अपन ने डाइजेस्टिव में पढ़ा था, पित्त जो बनता है वो हिपेटोसाइट में बनता है, लेकिन यूरिया साइकिल पेरेनकाइमल सेल में होता है। अगली बात देखिए आप कि यूरिया साइकिल की कुल 5 रिएक्शन होती है। जिसमें से 2 प्रथम रिएक्शन, प्रथम 2 रिएक्शन, ऐसे लिखो, प्रथम 2 रिएक्शन, रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं, रिएक्शंस साइटोसोल यानी कोशिका द्रव्य सोल में होती है,
अभी डायग्राम बनाऊंगा मैं उसका पूरा, होती है जब होती है तथा आगे की 3 रिएक्शन, 3 अभिक्रियाएं यानी रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी कि ये सेल है, माना कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस आ गया, छोटा सा बना देता हूँ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आ गया, ये बड़ा सारा क्या आ गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्या आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आ गया इसका साइटोसोल। यानी कोशिका द्रव्य में कितनी होगी 2 रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी 3, यानी टोटल रिएक्शन कितनी होगी यूरिया साइकिल में 5। कौन सी सेल में? पेरेन्काइमल सेल। ये प्लांट वाली पेरेन्काइमल सेल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पेरेन्काइमल सेल लीवर की है। अगली बात, यूरिया साइकिल में कुल 5 एंजाइम काम में आते हैं। टोटल कितने एंजाइम चाहिए हमें यूरिया साइकिल के लिए? 5। अभी साइकिल बनाएंगे अपन, काम में आते हैं। क्लियर? अगली बात, सेल्स के द्वारा, सेल्स या हमारे शरीर के टिश्यू के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बनती है? अमोनिया। हमने पहले उत्सर्जन की परिभाषा में बात की थी। सेल्स या टिश्यू के द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है और ये अमोनिया लीवर कोशिकाओं यानी लीवर सेल्स में जाकर यूरिया में बदल जाती है। अर्थात जो अत्यधिक हानिकारक पदार्थ अमोनिया है वो कम हानिकारक यूरिया में बदल जाती है। क्लियर? चलिए साहब ये लिखिए आप, फिर मैं आपके सामने उन 5 एंजाइम्स के नाम लिख देता हूं, फिर उनकी रिएक्शन लिख देता हूं, चक्र बना देता हूं। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए फटाफट। एक चीज और लिख लीजिए, चले ये लिख लो, सॉरी ये लिख लें साथ में। ब्लड यूरिया की मात्रा कितनी होती है? आपसे कोई पूछ ले कि ब्लड में यूरिया कितना होता है, क्योंकि पूरा का पूरा यूरिया तो एक्सक्रीट होगा नहीं, कुछ मात्रा हमारे ब्लड में भी रह जाती है, तो आपको बताना 20 से 30 मिलीग्राम, 20 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml। 100 ml ब्लड में आपको 20 से 30 मिलीग्राम क्या मिलेगा? यूरिया मिलेगा। अगली बात, यूरिन में यूरिया, यूरिन यानी मूत्र में कितना यूरिया निष्कासित होगा? यूरिन में यूरिया, अपन जब मूत्र त्यागते हैं तो उसमें भी तो यूरिया जाएगा, कितना जाएगा? वो जाता है 2 से 3 ग्राम पर 100 ml, 2 से 3 ग्राम प्रति 100 ml यूरिन में। यूरिन का कितना? मूत्र कितना? 100 ml मूत्र है, उसमें 2 से 3 ग्राम। अब पर डे, प्रतिदिन, पर डे यानी प्रतिदिन यूरिया यूरिन में कितना निकलता है? तो आप बताओगे 20 से 25 ग्राम पर डे, कितना यूरिया निकलता है अपने अंदर से पर डे? यूरिया यूरिन में निकलता है। एनसीईआरटी में डाटा 25 से 30 हो सकते हैं, एक बार आप मैच कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा ऊपर हो, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो आप देख लें, ग्राम पर डे। क्लियर? ये डाटा आपको याद होनी चाहिए कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिया इतना है। अब अगली बात, नोट, यदि ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आरबीसी की आकृति चेंज हो जाती है, क्योंकि ब्लड की पीएच क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, यूरिया की वजह से चेंज हो जाती है। इसे बर सेल कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले बर सेल क्या है तो ध्यान रखना
यूरिया अगर ज्यादा हो जाए तो आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलोगे, बर्स्ट सेल। क्लियर? चलिए सर, अब आप इसको लिख लीजिए ताकि ये सारी चीजें एक साथ कंप्लीट हो जाए। बोर्ड पूरा भर गया है। लिखिए साहब, स्क्रीनशॉट लो इसका, या लिख लो, पोज कर लो, जो अच्छा लगे वो कर लो। ओके भाई, हो गया क्लियर? आगे बढ़े। गुड, चलिए सर। तो यूरिया की मात्रा आपको पता होनी चाहिए कि यूरिया ज़्यादा हो जाएगा तो शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर सब कुछ सांद्रता वगैरह क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर वो डिस्टर्ब यानी अव्यवस्थित हो गई तो सब कुछ, सबसे पहले फर्क किस पे पड़ता है, आरबीसी पे। और आरबीसी की आकृति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो चेंज होने के बाद में आरबीसी की आकृति को हम किस प्रकार की आरबीसी बोलेंगे, तो उससे कहेंगे ना बर सेल। क्या बोलेंगे, बर, BURR, बर, यानी विकृत हो जाएगी इसकी आकृति, हंसियाकार जिसे अपन कहते हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं अपन यूरिया साइकिल की ओर। अब बात करते हैं अपन यूरिया साइकिल की। अगला, यूरिया साइकिल में कुल 5 एंजाइम के नाम कौन कौन से? पहला एंजाइम जो पहले रिएक्शन में काम आएगा उसको याद करना पड़ेगा आपको पांचों को भाई। उसका नाम है कार्बेमोइल फोस्फेट सिंथेज। कार्बोमोइल फोस्फेट सिंथेज, कार्बेमाइल फोस्फेट सिंथेज। दूसरा एंजाइम जो काम आएगा उसका नाम है ऑर्निथीन। देखो नाम आ गया ना, ऑर्निथीन वाले का ना, ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन कार्बेमाइल, कार्बेमाइल ऑर्निथीन कार्बेमाइल सिंथेज की जगह ट्रांसफरेज हो जाएगा, ट्रांसफरेज, कार्बेमाइल फोस्फेट सिंथेज ट्रांसफरेज। तीसरा एंजाइम आर्जिनो सक्सिनेट, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेज। एज पीछे आ गया, मतलब क्या है, एंजाइम है। चौथा है जिसका नाम है आर्जिने सिंथेज। और पांचवा है उसका नाम है ओनली आर्जिनेज, यानी आर्जिनेज से 3 नाम हो गए। देखो 1 2, 5 एंजाइम है, 5 रिएक्शन करेंगे। कैसे, देखिए आप। सबसे पहले पहला जो है रिएक्शन वो आप देखिए किस तरह से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से साइटोसोल में होता है और किस तरह से माइटोन। पहले जो रिएक्शन है वो साइटोसोल में है। देखिए आप, सबसे पहले इन एंजाइम का उपयोग कर लेंगे अपन। एक पेन चेंज करता हूं मैं। सबसे पहले अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल, 2 प्लस 1 मॉलिक्यूल किसका, CO2 का। क्या बन जाएगा, देखिए आप इधर, ये बन जाएगा आपके अमोनिया प्लस 1 CO2। और इसमें 2 ATP काम आएंगे, तो ये लिख दिया मैंने, 2 ATP काम आ जाएंगे। और वापस क्या बन जाएगा, 2 ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। तो ट्राई से डाई बना, इसका मतलब 2 फॉस्फेट क्या आ गए इसके अंदर, ऊर्जा के रूप में काम आ गए। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा लिखा है मैंने, ये देखो आप, पहले रिएक्शन में एंजाइम कौन सा है, ये रिएक्शन लंबी कर लेंगे थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, नाम क्या एंजाइम का, कार्बेमोइल, कार्बोमोइल फोस्फेट, आगे सिंथेज। ये देखिए एंजाइम आ गया यहाँ पर, एंजाइम का नाम हो गया सिंथेज। और ये जब एक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा,
आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज ने यहाँ पर काम कर दिया पहले एंजाइम ने, और इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा कार्बामाइल फॉस्फेट। क्या बनेगा, कार्बामाइल फॉस्फेट, ये बन गया साहब। ये हो गई रिएक्शन नंबर फर्स्ट जिसके अंदर एंजाइम ये काम में आ गया। देखो अब जो कार्बामाइल फॉस्फेट क्या करेगा वो आप देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑर्निथीन, क्या लिख रहा हूं, ऑर्निथीन। इस ऑर्निथीन को ये कार्बामाइल फॉस्फेट यहां पर अटैक करेगा, है ना, कार्बामाइल, एक मिनट, ये इसके साथ मिक्स करो, ये इधर लिख देता हूं, रिएक्शन नंबर 2, ऑर्निथीन इसके साथ जुड़ जाएगा आपके कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ। ऑर्निथीन और कार्बामाइल फॉस्फेट ये दोनों जुड़ गए ना, ये दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी ऑर्निथीन जो है वो किसके साथ जुड़ गया है, कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ में, क्लियर। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है सेकंड ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांसफरेज। ये दोनों जुड़ गए हैं, ये और ये दोनों मिलके ऑर्निथीन, देखो लिखा हुआ वहां पर ऑर्निथीन सेकंड एंजाइम का, ये रहा ऑर्निथीन आ गया, ये कार्बामाइल, ऐसे ही याद रखो ना, यहाँ से ये ऑर्निथीन कार्बामाइल, आगे क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है, तो नाम क्या हो गया, ट्रांसफेरेज, क्लियर। और ये करते ही अगला प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये लीजिए साहब, ये दूसरा एंजाइम काम में आ गया, ऑर्निथीन कार्बामाइल, ऑर्निथीन आ गया, ये रहा कार्बामाइल, ये रहा ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम नंबर 2 का फंक्शन हो गया। इसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट, क्या बन जाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट, ये बन जाएगा। ये हो गई रिएक्शन नंबर 2, ये दोनों जुड़ गए, ये आर्जिनोसक्सिनेट। अब ये जो आर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम कौन सा काम आ गया, ये देख लो, ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांस, OCT लिख सकते हो आप, क्लियर, OCT हो गया। अब देखिए आप इसके आगे क्या बनता है, अब आर्जिनोसक्सिनेट आगे जाकर कन्वर्ट होगा दूसरे रूप में, क्लियर। ये दो रिएक्शन है, फर्स्ट ये साइटोसोल में हो गई आपकी आर्जिनोसक्सिनेट। यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा उससे पहले आपको एक पता होना चाहिए कि ये एंजाइम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, यहाँ पर पहले ये एंजाइम लिख दीजिए, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। ये एंजाइम नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया, ये एंजाइम नंबर 3 हो गया। ये रहा 1 नंबर एंजाइम, 2 नंबर एंजाइम, ये हो गया 3 नंबर एंजाइम, क्लियर। अब इसके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक ATP काम आता है, कैसे, यहाँ पर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP प्रवेश करता है, वो वापस बना देता है ADP। यहाँ पर देखो आप, ये एंजाइम नंबर 3 है जो काम में लिया अपन ने, आर्जिनोसक्सिनेट, और यहाँ पर जो आपके क्या बन जाएगा, ये AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये ATP लिख देता हूँ मैं आपको, क्लियर। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से एनर्जी मिल जाती है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मिल गए, ATP है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई से क्या बन गया, एडिनोसिन मोनो, यानी 2 निकल गए, 3 से अब कितना रहेगा, मोनो मतलब 1 हुआ, क्लियर। यहाँ पर एक एमिनो एसिड भी ऐड हो जाएगा, उसका नाम है एस्पार्टिक या एस्पार्टेट, ये भी एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये तो एंजाइम हो गया, प्लस एनर्जी की जरूरत पड़ी 2 ATP हमने यहाँ काम ली, 1 ATP, टोटल ATP कितने चाहिए अपन को, 3, 2 ये हो गए, 3 ATP चाहिए एक यूरिया साइकिल में। अब इसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा कि इस एंजाइम ने तीनों ने रिएक्ट कर दिया, अब क्या बनेगा, वो बनेगा आर्जिनिन, क्या बनेगा, ये बन गया आर्जिनिन, ये प्रोडक्ट बन गया, क्लियर। अब ये आर्जिनिन आगे कन्वर्ट होगा किसमें, आपको पता है, इसमें कन्वर्ट होगा ऑर्निथीन में। यहाँ पर एंजाइम कौन सा आ जाएगा, 5वां, ना मैंने शॉर्टकट मार लिया, 1 मिनट रुको, ये पहला प्रोडक्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, सही तो है, ये आर्जिनो सिंथेटेज हो गया, आर्जिनो सिंथेटेज हो गया यहाँ पर। अब देखिए आर्जिनिन जो बीच में बनता है, आर्जिनोसक्सिनेट,
एक मिनट रुकिए रुकिए साहब रुकिए, यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया, मिक्सचर हो गया सारा। एक मिनट कपड़ा लाऊं। आर्जिनो सक्सीनेट बना दिया ना अपन ने, आर्जिनो सक्सीनेट, ठीक है। आर्जिनो सक्सीनेट से आप क्या बनाओगे, आर्जिनिन। आर्जिनो सक्सीनेट से क्या बनाओगे, आर्जिनिन। ये बना दो आप, ये बन गया आर्जिनिन, करेक्ट, आर्जिनिन। और आर्जिनिन अगर बनेगा तो ये आ जाएगा एंजाइम आर्जिनिन सिंथेज, ओसीटी। ओसीटी अपन यूज कर लिया। सिट्रुलिन कहाँ बनाया आपने, सिट्रुलिन बनाई नहीं, एक स्टेप खा गए अपन बीच में। ओनली 3 से डायरेक्ट अपन ने बना लिया क्या, सक्सीनेट। रुको फिर, और 3 से अपन को डायरेक्ट बना लिया। एक मिनट रुको, वापस बनाता हूँ इसको मैं। स्टेप अपन ने कम कर दिया, एक पूरे स्टेप लेने ना, ये कंबाइंड होकर अगला बनेगा जो प्रोडक्ट है वो सिट्रुलिन। क्या बनेगा, सिट्रुलिन, सिट्रुलिन। पूरा बताऊँ मैं आपको भाई, पीएमटी देनी है इसलिए, शॉर्टकट में फिर समझ में नहीं आएगा। सिट्रुलिन क्या बना, सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन से आगे बनेगा, ये बन गया आपके तीसरा प्रोडक्ट। पहला ये बन गया, ये पहला बना, ये दूसरा बना, क्लियर। सिट्रुलिन बनाना। अब सिट्रुलिन आगे जाकर बनाएगा आर्जिनो सक्सीनेट। एक स्टेप अपन और बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। पूरे पहले स्टेप ले रहे थे लेकिन अब थोड़ा बढ़ा दे ताकि चीज़ समझ में आएगी, दिक्कत होगी आगे, आप समझ नहीं पाओगे यूरिया कैसे, इसलिए बढ़ा देता हूँ। आर्जिनो सक्सीनेट, आर्जिनो सक्सीनेट बनेगा ना तो यहाँ पर जो है वो आकर जुड़ जाएगा कौन, एस्पार्टेट। कौन जुड़ जाएगा, एस्पार्टेट। और यहाँ से अभी अपने जो लिखा था एएमपी का निर्माण हो जाएगा किससे, एटीपी से, ये देखिए, क्लियर। और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो तीसरा एंजाइम आ जाएगा काम, कौन सा, आर्जिनो सक्सीनेट। क्योंकि हम बना क्या रहे, आर्जिनो सक्सीनेट ही बना रहे। ये देखो आर्जिनो सक्सीनेट बनाते, एंजाइम कौन सा गया, आर्जिनो सक्सीनेट, आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेज। सिंथेज का मतलब बनाना ही तो है, ये बना दिया सा, आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेज। ये हो गया एंजाइम नंबर 3। अब आर्जिनो सक्सीनेट से हम बनाएंगे क्या वापस अगला, आर्जिनिन। बात समझ गया मेरी बात, अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर्जिनिन। जब आर्जिनिन बनेगा तो यहाँ पर भी एंजाइम काम करेगा, चौथा कौन सा, आर्जिनेज सिंथेज। ये हो गया आर्जिनेज, आर्जिनेज सिंथेज। ये एंजाइम नंबर कितना हो गया भाई, ये हो गया एंजाइम नंबर 4। और यहाँ से निकल जाता है एक एसिड जिसका नाम है फ्यूमरेट। कौन सा एसिड निकलेगा, फ्यूमरेट, जो आगे जाएगा पता नहीं दूसरी अपने क्रेब साइकिल के अंदर प्रवेश कर जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से वापस ये बनता है कौन सा, ऑर्निथीन। ये देखिए, तो यहाँ से निकल जाता है कौन, ये निकल गया वापस कौन, यूरिया। ये तो बनाना है अपन को, ये बन गया यूरिया। और यहाँ पर एंजाइम काम कर जाएगा आर्जिनेज। ये लो, आर्जिनेज, क्लियर, आर्जिनेज। ये 5वां एंजाइम आएगा आर्जिनेज। और इसके अंदर यूरिया बनाने के लिए अपन किसको एंटर कराते हैं, वाटर को। ये लीजिए, ये पूरा साइकिल हो गया साहब आपके यूरिया साइकिल। वापस समझिए एक बार, थोड़ा सा एक स्टेप अपन ने मिस कर दिया था, लेकिन इसको वापस अपने डिटेल में लाने के लिए पूरा स्टेप बना दिए मैंने आपके। देखो, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4, ये स्टेप 5, क्लियर। ये सिट्रुलिन अपन मैंने समझा डायरेक्ट ही बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट बनने में दिक्कत आएगी, आप समझ नहीं पाओगे किस तरह से क्या हुआ। नहीं तो क्या आप 5 एंजाइम में तो आपको तो 5 रिएक्शन चाहिए ना, इसलिए मैंने 5 रिएक्शन लिखी, तो मैं 4 रिएक्शन में पूरा कर देता इसको, लेकिन 5 रहेगी तो समझ में आएगी चीज़। कि पहले क्या हुआ, देखा कोशिकाओं ने क्या उत्पन्न किया, अमोनिया। किससे रिएक्ट करती है, CO2 से। क्या बन गया, कार्बामाइल फॉस्फेट। किसकी प्रेजेंस में, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कितने एटीपी चाहिए, यहाँ पर 2 एटीपी चाहिए, और यहाँ पर 1 एटीपी चाहिए। टोटल कितने एटीपी खर्च हो गए, 3 एटीपी खर्च होते हैं एक यूरिया साइकिल में, क्लियर। और ऑर्निथीन ये बन गया क्या, इस ऑर्निथीन ने किसके साथ रिएक्शन कर दिया, कार्बामाइल फॉस्फेट। क्या बन गया, कार्बामाइल फॉस्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिट्रुलिन। सिट्रुलिन से क्या बन गया, ऑर्जिनो सक्सीनेट। ऑर्जिनो सक्सीनेट से क्या बन गया, आर्जिनिन। आर्जिनिन से क्या बन गया, ऑर्निथीन। अब वो आपसे पूछ सकता है कि यूरिया कब रिलीज होता है, तो आपको बताना है यूरिया कब रिलीज होगा, बताइए। यूरिया जब आर्जिनिन से ऑर्निथीन बनेगा तो बीच में क्या रिलीज होगा, यूरिया। ये है आपके यूरिया साइकिल। तो कितने मॉलिक्यूल, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल, 2। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, 1। एटीपी कितने, 3। ये इसमें खर्च हुआ है, क्लियर। ओके सर, एक यूरिया बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल, आई मीन
लिखिए फटाफट। इसलिए मैंने 5 स्टेप दिखाए थे, आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से हमारे शरीर में यूरिया बनता है, इसे ही अपन कहते हैं क्या? यूरिया। क्या भाई? साइकिल। ओके, चलिए आगे बढ़े। नोट कीजिए फटाफट। ओके सर, ये पांचों एंजाइम, 2 रिएक्शन अलग जगह है, 3 रिएक्शन अलग जगह है। तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है किसका? यूरिया का। ये क्रिया सारी कहाँ संपन्न होती है? हमारे यकृत कोशिकाओं के अंदर, पेरेन्काइमल सेल के अंदर। अब हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की। अब शुरू होगा, ये तो बेसिक था शुरुआत में। अब टॉपिक अपन शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट। लगाइए मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, चलिए साहब, सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गन होते हैं मानव एक्सक्रीटरी सिस्टम में? सबसे पहले होता है वन पेयर, यानी एक जोड़ी। पेयर यानी जोड़ी, एक जोड़ी किडनी। किडनी कहो, चाहे वक्र कहो, चाहे रीनल कहो, एक जोड़ी किडनी। ये पढ़नी पड़ेगी, एक दाईं और एक बाईं। एक जोड़ी यूरेटर। यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी, जिसमें यूरिन आएगा। तीसरी बात, सिंगल यानी वन, यानी एक मूत्राशय, जिसको अपन कहेंगे यूरिनरी। ये अंग्रेजी में नाम याद रखना आपको, किसको क्या कहते हैं? ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय। मूत्राशय तो एक ही होता है, ब्लैडर यूरिन तो एक में इकट्ठा होता है, 2 थोड़ी होते हैं भाई। तो तीसरा हो जाएगा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा, जिसको अपन कहेंगे मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उसे कहते हैं मूत्र मार्ग। ये साहब, ये भी क्या होता है? यूरिथ्रा भी, ये भी क्या है? वन ही है, ये भी वन है। क्लियर? ये 4 चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अपन सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कौन सा? आपके किडनी। ये लीजिए, फर्स्ट है किडनी। किडनी यानी गुर्दे, किडनी या विक्र, या कहते हैं रीनल। इसको पढ़ना है अपन को डिटेल में 2-3 दिन। चलिए साहब, किडनी की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने। ह्यूमन यानी मानव में, ह्यूमन में एक जोड़ी किडनी होती है, जो कशेरुक दंड, कशेरुक दंड जानते हो? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन पीछे वाली है। कशेरुक दंड इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिब्रल
कॉलम, क्या कहते हैं, वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी या कहते हैं बैक बोन के दाईं तथा बाईं ओर स्थित होती है। कहाँ होती है, दाईं बाईं ओर स्थित होती है। अपने गुर्दे जो है, किडनी जो है, ये रीढ़ की हड्डी है ना, कमर वाला साइड में, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर स्थित होती है। मानव में किडनी की स्थिति T12 से L3 कशेरुका के बीच में होती है। कहां से कहां तक होती है भाई, T12 का मतलब रीढ़ की हड्डी जो है ना अपने, इसमें 5 प्रकार की कशेरुकाएं होती है। मैंने आपको श्वसन तंत्र में भी बताया था। गर्दन वाली ग्रीवा कशेरुकाएं, और जो पीछे छाती के पीछे की ओर होती है रीढ़ की हड्डी, इन्हें कहते हैं वक्ष्य, और कमर में होती है उसे कहते हैं कटी, जो हमारे श्रोणी मेखला के बीच में होती है उसे कहते हैं त्रिक, और पूंछ वाली पुच्छी। ये 5 प्रकार की होती है। तो हमें बताना होता है कि इनकी शरीर के अंगों की स्थिति इन कशेरुकाओं के रेस्पेक्ट में कहाँ पर है। जैसे अपन ने कहा था, जो श्वसन नली है वो T5 पर आकर 2 भागों में विभाजित होती है। श्वसन में पढ़ाया मैंने, T5 पर आकर 2 भागों में, यानी वक्ष्य कशेरुका संख्या 5 पर आकर ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। सही बात है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कहाँ पर, T5 पर। वो तो उसकी पोजीशन हो गई, ट्रेकिया जहाँ विभाजित होती है। लेकिन किडनी की लोकेशन हम कहते हैं कमर में। कमर में कौन सी कशेरुकाओं के बीच में, तो आपका उत्तर होगा वक्ष्य कशेरुका संख्या 12 से लेकर कटी कशेरुका संख्या 3 तक होती है, यानी कि T12 टू L3 तक। ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको लोकोमोशन एंड रीढ़ की हड्डी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको इतना याद रखना, T12 से L3 के बीच में होती है। क्लियर। अगली बात, मानव में राइट किडनी, कौन सी, राइट वाली, राइट साइड, राइट किडनी थोड़ी यानी हल्की सी नीचे होती है। नीचे होती है, नीचे होती से मतलब है लेफ्ट से नीचे होती है। क्योंकि आगे, क्योंकि लीवर के भार के कारण यह नीचे खिसक जाती है। यानी लेफ्ट वाली ऊपर होती है, राइट वाली नीचे, क्योंकि लीवर का भार होता है इसलिए नीचे चली जाती है। क्लियर। अगली बात, मानव में किडनी, अब नया वर्ड है आपके लिए, ध्यान रखना भाई, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के, पेरिटोनियम, अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, पेरिटोनियम के बाहर स्थित पेरिटोनियम के आउटसाइड, ये इजी रहेगा आपके लिए, आउटसाइड में होती है। पेरिटोनियम क्या है, हमारे जितने भी शरीर में उदर गुहा में, पेट में जितने भी अंग है वो एक थैली के अंदर बैग में बंद होते हैं, एक झिल्ली में बंद होते हैं। उस झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियम। लेकिन हमारी जो किडनी है इस झिल्ली के बाहर की ओर स्थित है, पीछे की ओर है ना किडनी अपने, जो बाहर की ओर स्थित है। इस वजह से ये पेरिटोनियम के बाहर है, उदर गुहा के पीछे की ओर है और पेरिटोनियम से बाहर की ओर है। यानी इसलिए मैं लिखा है मानव में किडनी पेरिटोनियम के आउटसाइड यानी बाहर की ओर स्थित होती है। इसी कारण इसे एक नया नाम दिया गया है, रिट्रो पेरिटोनियल किडनी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको अपन,
रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहा जाता है। रेट्रो का मतलब बैक, पेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, यानी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पीछे की ओर पाई जाती है, इस वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। क्लियर? तो ध्यान रखना मनुष्य में किस प्रकार की किडनी होती है, रेट्रोपेरिटोनियल। करो क्वेश्चन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 2-4 पॉइंट और लिखते हैं अपन। ह्यूमन किडनी का रंग कैसा होता है, पूछ ले आपसे कोई, तो क्या लिखोगे आप, कलर कैसा होता है, तो कलर आपको बताना रेडिश ब्राउन कलर। कैसा बताओगे, रेडिश, रेडिश का मतलब लाल, ब्राउन मतलब भूरा कलर, यानी कि लाल भूरे रंग की किडनी होती है। अब आपसे पूछ ले साइज क्या होता है, पूछ ले किडनी का साइज बताओ, लंबाई कितनी है साहब, तो लंबाई लिखो 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 गुणा 12 सेंटीमीटर लंबाई, 10 से 12 कर देते हो, ये लो 10 से 12 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई जो होगी वो होगी 5 से 7 सेंटीमीटर, है ना, और मोटाई की बात करें वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये हो गया उसका क्या साइज, ये लीजिए साहब, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई। क्लियर? आगे बढ़ी साहब। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे वेट कितना होता है, तो वेट बताओगे 120 ग्राम से 170 ग्राम पर किडनी, एक किडनी की बात कर रहे हैं। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी, आपसे पूछ लेते क्या बताओगे भाई, इकाई क्या है, वक्राणु, हिंदी में क्या कहते हैं, वक्राणु, अंग्रेजी में याद रखो अपने तो नेफ्रॉन, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ये लो नेफ्रॉन, ये होगी इसकी आपके क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, नेफ्रॉन, या एक और नाम इसका यूरिनीफेरस नलिकाएं को क्या कहते हैं अपन, ट्यूब्यूल्स, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, तो इस तरह से ये आपकी हो गई संरचनाएं अलग अलग। ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया अपन ने, और अपन कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किडनी की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।